लेक्चर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगा। हम जानते हैं हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनमें भी इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है उन पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ये सभी जो डिवाइसेस है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इत्यादि डिवाइसेस को पैसिव डिवाइसेस बोले जाते हैं और उन पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। फिजिक्स की इस ब्रांच को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। लेकिन एक दूसरी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और उनको वेरी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल पर हम प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक की ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। ये इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स में ज़्यादातर पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। जब तक ट्रांजिस्टर की खोज नहीं हुई थी 1947-1948, तब तक वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब में मोस्टली दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसे प्लेट भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करते हैं, और कैथोड जो मोस्टली उसे हीट से उसमें फिलामेंट होता है और हीट दी जाती है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जो एनोड की ओर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और ये वैक्यूम ट्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे के सारा जो एनोड और कैथोड का डिवाइस होता है उसे वैक्यूम में रखा जाता है, क्योंकि अगर वैक्यूम के बदले एयर होती तो इलेक्ट्रॉन एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता और यह कोलिजन में उनकी एनर्जी वो लॉस कर देता है, इसलिए उसे वैक्यूम में रखा जाता है और उसे वैक्यूम ट्यूब बोला जाता है। ये वैक्यूम ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और हमें करंट मिलता है वो एक ही डायरेक्शन में मिलता है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और इसलिए उसे वाल्व भी बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि वैक्यूम ट्यूब में दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं। कोई वैक्यूम ट्यूब 3 इलेक्ट्रोड वाली यानी कि एनोड, कैथोड और ग्रिड 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, और टेट्रोड यानी कि 4 इलेक्ट्रोड और पेंटोड यानी कि 5 इलेक्ट्रोड ये भी वैक्यूम ट्यूब होती है। लेकिन वैक्यूम ट्यूब हाई एनर्जी पर ऑपरेट होती है और हाई पावर कंज्यूम करती है, और साथ साथ में वो बल्की होती है और उसकी रिलायबिलिटी भी लो होती है। लेकिन 1933 के बाद साइंटिस्टों को पता चला कि ऐसे डिवाइसेस मैटर के ऐसा ग्रुप भी है जिसकी कंडक्टिविटी मेटल यानी कि कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है। आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसे मटेरियल के बारे में जिसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है, और वो सॉलिड होते हैं और वो सेमीकंडक्टर का यूज करके ऐसे मटेरियल डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं जिनकी मदद से हमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑपरेट कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ साथ चार्ज कैरियर के फ्लो यानी कि दोनों चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, और वो सॉलिड होने के साथ साथ उनको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो ये लो पावर पर चलता है और लो वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, और उनको एक्साइटेशन के लिए स्मॉल लाइट सिग्नल या स्मॉल हीट होती तो भी चला जाता है, और उसका यूज करके आगे जाकर ट्रांजिस्टर की खोज हुई। 1947-48 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी के 3 साइंटिस्ट बार्डिन, ब्राइटेन एंड शोकली ने ट्रांजिस्टर की खोज की, जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेसमेंट किया और नए सॉलिड स्टेट इंडस्ट्री का बर्थ हुआ। अगर 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी की बात हो तो उसका 2 आंसर रहेगा। रिलेटिविटी प्रिंसिपल जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, लेकिन वो रिलेटिविटी प्रिंसिपल का डायरेक्ट इंडस्ट्री में कोई यूज डायरेक्ट अप्लाई नहीं है और वो कॉमन सेंस की बात भी नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर से सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स
इंडस्ट्री में क्रांति आ गई और सभी, आज तो हम जानते हैं मोबाइल से लेकर सभी कंप्यूटर सभी ट्रांजिस्टर से बने हैं। और वो ट्रांजिस्टर इतने छोटे आज तो हो गए हैं कि छोटी सी मेमोरी चिप में लाखों या करोड़ों की नंबर में ट्रांजिस्टर होते हैं। वो ट्रांजिस्टर लो पावर पर ऑपरेट होते हैं, लो वोल्टेज की ही ज़रूरत रहती है, उनकी रिलायबिलिटी भी हाई रहती है और उसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। हम सबसे पहले सॉलिड मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सॉलिड मैटर को दो ग्रुप में तो हम फेमिलियर है, इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को परमिशन देते हैं अपने अंदर से, जिनमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रिसिटी बहती है, उसे कंडक्टर बोला जाता है। यानी कि सभी मेटल मोस्टली कंडक्टर होते हैं। दूसरी ओर दूसरा ग्रुप जिसे इंसुलेटर बोला जाता है, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, उसे इंसुलेटर बोला जाता है। हम रेजिस्टिविटी एंड और कंडक्टिविटी के बेस पर एक नए ग्रुप के बारे में डिस्कस करेगा जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। यानी कि हम मेटल यानी कि कंडक्टर की बात करें तो उनकी कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁸ साइमन पर ओम की रेंज में होती है। और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम यानी कि 10⁻11 से 10⁻19 साइमन पर ओम के रेंज में होती है। लेकिन ये दोनों के बीच में मैटर का एक ऐसा ग्रुप है जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से हाई लेकिन मेटल से यानी कि कंडक्टर से लो होती है, यानी कि 10⁵ से 10⁻⁻6 साइमन पर ओम की रेंज में। ऐसे ग्रुप को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। या रेजिस्टिविटी का यूज करके हम बात करें तो मेटल यानी कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, 10⁻² से 10⁻8 ओम इंटू मीटर। लेकिन इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर। ये दोनों की रेजिस्टिविटी के बीच में जो है मटेरियल का एक ग्रुप लाई करता है, उसकी रेजिस्टिविटी मेटल की रेजिस्टिविटी से तो हाई होती है लेकिन इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी से कम होती है, यानी कि अप्रोक्स 10⁻⁵ से 10⁻6 ओम मीटर। ऐसे ग्रुप को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। हम सेमीकंडक्टर के ग्रुपिंग के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर को मोस्टली दो ग्रुप में बांटा जाता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और ऑर्गेनिक पॉलीमर आता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी बैंड के बेसिस पर ये मैटर के जो ग्रुप है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, उनके बारे में डीप डिस्कस करेंगे।